आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रोल और उसके स्कोप। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अगर हम रोल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये कई सारी चीज़ों में हेल्प करता है और हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी की वजह से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से फील्ड हैं, वो कौन कौन से रोल हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्ले करता है। सबसे पहला जो रोल है वो है हेल्प्स इन मेकिंग इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किस तरह से हम इतना अच्छा बनाएं, इतना इफ़ेक्टिव बनाएं कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो क्या होता है, जब हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जब हम काम करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक नेगेटिव माहौल में काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा खुद का भी काम करने की इच्छा नहीं करती। तो ये बात सच है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटमॉस्फेयर का हमारी थिंकिंग पर असर होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा हेल्प्स इन डिफाइनिंग अथॉरिटी, पावर एंड स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। ये इसमें भी हेल्प करता है कि हम किसी एम्प्लॉय का स्टेटस और उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर को डिफ़ाइन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सपोज़ कोई एम्प्लॉय है, जब हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो किस तरह की, अगर हम उसे किस तरह के वर्क दें जो वो बहुत अच्छी तरह से कर सके। और ये सब चीज़ें हम तभी जान सकते हैं जब हमने उसके बिहेवियर को जाना हुआ होता है। उसकी क्या अथॉरिटी है, उस पर हम कितनी लायबिलिटी दे सकते हैं, वो किस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। इन सब को जानने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करने की ज़रूरत होती है। इन मेकिंग ग्रुप्स, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम वर्क करते हैं तो हम टीम्स बनाते हैं, टीम वर्क होता है। और टीम्स जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम एक जैसे, अगर हम सोचें कि ग्रुप जब हम बना रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें मल्टी टैलेंटेड पर्सनस को हम यूज़ करें। दैट मीन्स अगर हम ये देखें कि अगर हम 6 पर्सनस का ग्रुप बना रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें एक ऐसा होना चाहिए जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, एक ऐसा भी होना चाहिए उसमें जो डिसीजन बहुत अच्छे से लेता हो, यानी जिसकी सोच बहुत अच्छी हो। कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो इमोशनल हो। मतलब हर तरह की, एक होता है ना कि हमारे एक ह्यूमन में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। तो हमें देखना चाहिए कि हम जब ग्रुप्स बना रहे हैं तो ग्रुप्स बनाते समय हमें उनके बिहेवियर को देखना चाहिए और हमारे अपने प्रोजेक्ट के लिए, हमारे अपने वर्क के लिए किस तरह के ग्रुप की हमें ज़रूरत है, उस ग्रुप को देखकर ही हमें ग्रुप्स बनाने चाहिए। और ये सब चीज़ें हम बिहेवियर की स्टडी करके ही कर सकते हैं। इन मोटिवेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ओबी की स्टडी। अगर हम बात करें, जब हम किसी को जानते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि उसे मोटिवेट हम किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने वाले को नहीं जानेंगे तो हो सकता है हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं उसे डांट कर, बट वो उस चीज़ को अगेंस्ट लेकर चल रहा है। हम मोटिवेट कर रहे हैं उसे उसकी तारीफ़ करके, तो उसमें क्या, उसमें वो इगोइस्टिक हो रहा है। तो हमें ये बात देखनी पड़ती है कि बिहेवियर उस इंडिविजुअल पर्सन का कैसा है, उस ग्रुप का कैसा है, तो उसी हिसाब से हम उसे मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट आता है इन लीडरशिप। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम ये सोचें कि सभी काम करने वाले होंगे एक ढर्रे पर, जैसा उन्हें कहा जाए वो वैसा करते रहें, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें देखने के लिए भी किसी लीडरशिप की ज़रूरत होती है। उनको वॉच करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। तो ये बिहेवियर की स्टडी करके ही पता चलता है कि ऐसे कौन कौन पर्सन है जो लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह से उसका रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कई बार हमारा मैनेजमेंट में जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विद्रोह की कंडीशन होती है, कोई ऐसी परेशानी आती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम
आ रही है या मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्योंकि हम जब एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा वर्क नहीं होता कि वो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करे। और इसी तरह से एम्प्लॉय भी जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एम्प्लॉय की तरफ से भी ऐसे कोई वर्क नहीं होते जो डिस्प्यूट की कंडीशन को क्रिएट करें। नेक्स्ट आते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए ओबी की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम डेवलपमेंट की सीढ़ियों पर आगे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि हम हमारे किए हुए हर फंक्शन, हर एक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या होगा उसको जानते हैं, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट हमेशा ज़्यादा होता है। इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओबी की स्टडी करके हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर हमें चेंज करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उन पॉलिसीज़ में एम्प्लॉय को कुछ पसंद ना आ रहा हो, या कोई ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को लगता है कि अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो हम शायद ज़्यादा अच्छा सा काम करते। तो ये सब हमें बिहेवियर की स्टडी करके ही पता चलता है। इन कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हेल्दी माहौल तो बनाएंगे लेकिन माहौल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वर्क प्लेस के बजाय वो एक एंटरटेनमेंट प्लेस बन जाए। तो उस सब चीज़ों को भी हमें इग्नोर करना है, और ये सब बातें भी हमें बिहेवियर की स्टडी करके ही पता चलती हैं कि हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अप्लाई करें, हम किस तरह से वर्क शेड्यूल बनाएं कि हमारा वर्क भी हो और वो एक वर्क कंट्रोल्ड पैनल में होकर चले। इन प्रोजेक्ट सेलेक्शन, प्रोजेक्ट को कभी कभी हमारे पास ऑल्टरनेट्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑल्टरनेट्स भी होते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, इस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी बिहेवियर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ फील्ड हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिनमें ओबी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से हम बहुत कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फील्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो और कौन कौन सी फील्ड्स में कंट्रीब्यूट करता है। हम इसे कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे डिसिप्लिनरी होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, यानी हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी होते हैं जिनकी स्टडी इसी टॉपिक के से रिलेटेड हो सकती है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पर ओबी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे साइकोलॉजी, किसी भी साइकोलॉजी को समझने में ओबी का बहुत ज़्यादा रोल है, और हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड ओबी को समझने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम किसी ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दें तो हम उसके बिहेवियर की बहुत अच्छी तरह से समझ जान लेते हैं। सोशलॉजी, अगर हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में लोगों की सोच क्या है, वो किस तरह से डिसीजन लेना पसंद करते हैं, किस तरह से वो वर्क करना पसंद करते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल यानी जिनको हम सोसाइटी कह रहे हैं, वो सोशलॉजी की हेल्प से हम उस सोसाइटी को जानने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प होती है। पॉलिटिकल साइंस, हमारी पॉलिसीज़, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को जानकर हम ओबी को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी, एक तो होती है इंडिविजुअल की साइकोलॉजी, लेकिन जब उस साइकोलॉजी में सोसाइटी को भी हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी। अब सोशल साइकोलॉजी क्या होती है कि इंडिविजुअल की स्टडी करते करते हमें सोसाइटी को भी स्टडी जब हम करते हैं तो हमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं, और उन एस्पेक्ट्स की हेल्प से हम ओबी को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी वो फील्ड होती है जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी स्टडी से भी हम ओबी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी में क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या
जैसे हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेशन की कंडीशन है या कौन सी कंडीशन है, प्राइजेस हाई हो रहे हैं या मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम है या डिमांड ज़्यादा है, या कोई भी चीज़ इकोनॉमिक से रिलेटेड माइक्रो मैक्रो जो भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की स्टडी से भी हम ओबी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और इन सब फील्ड्स को जानकर ही हम किसी पर्सन के, किसी एम्प्लॉय के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं।